So today we will revise the chapter 10. Chapter 10 is about the circle, and mainly it is not about the circle, it is about tangent of circle. You will get to know when we will discuss the concepts inside this chapter. So first of all, let's discuss about the circle. Circle is a path which is made by a moving point when it moves by keeping the same distance from a fixed point. जब एक मूविंग पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस बना करके मूव करता है तो जो पाथ क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं. द फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल एंड द फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ सर्कल. ये कुछ बेसिक बातें जो आपने लास्ट ईयर भी सीखी होंगी और हम इस साल भी इसको डिस्कस कर सकते हैं. सो इट इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ circle. So before starting the main concept of this chapter, first of all let's discuss some another things like what is the chord of circle, what is the arc of circle. So I hope you know arc is a part of circumference, है ना. you know that कि circumference किसे कहते हैं, सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसे हम क्या कहते हैं, circumference कहते हैं. इसका कोई सा भी पार्ट क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा. और एक टर्म होता है chord. So what is a chord? Chord is a line segment joining two points on the circle. Okay, so we can have infinitely many chords in a circle, but the chord which passes through the center of circle is known as diameter of circle. ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द मेन कॉन्सेप्ट. हम इस साल इस चैप्टर में जो समझना चाहते हैं दैट इज अबाउट द टेंजेंट. बट बिफोर द स्टार्टिंग टेंजेंट लेट डिस्कस दैट इफ वी ड्रॉ अ लाइन एंड अ सर्कल ऑन अ प्लेन, then we have three situations possible, right? These three situations are possible. Okay, it may be possible that line will not intersect circle at any point. It may be possible that line will intersect the circle at 2 points, and it may be possible that line will intersect circle at 1 point. Only three situations are possible. इसके अलावा और कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी. इन द फर्स्ट सिचुएशन लाइन का सर्कल के रेफरेंस में कोई रोल नहीं जाना जाता, कोई रोल नहीं प्ले होता, है ना. बट इन द सेकेंड केस सिंस द लाइन इज इंटरसेक्टिंग सर्कल एट 2 points, दैट्स वाई इट इज नोन एज सीकेंट ऑफ सर्कल. इसे कहते हैं सीकेंट ऑफ सर्कल. बट व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 1 point, देन इट इज नोन एज टेंजेंट ऑफ सर्कल. एंड दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट फॉर दिस चैप्टर, टेंजेंट, राइट. सो व्हेन अ लाइन टचेज अ सर्कल एट 1 point or when a line intersect a circle at 1 point, then that line is called tangent to that circle, and the point at which tangent touches or intersect the circle is known as point of contact. इसके नाम से पता चल रहा है एक ऐसा पॉइंट जहां पर लाइन या टेंजेंट किसके साथ कांटेक्ट में आता है, सर्कल के साथ कांटेक्ट में आता है. उसको क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं. So it is called tangent of circle. How many tangents we can draw for a circle? So I will say infinitely many tangents are possible. एक सर्कल के लिए infinitely many tangents possible हो सकती है. But next question if it is that how many tangents can be drawn to a point of circle, then we will say only one. Only one tangent can be possible to a point on circle. एक सर्कल के एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट पॉसिबल होती है क्योंकि सर्कल पर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट. दैट्स वाई इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल. इज दैट क्लियर टू ऑल? ये बहुत माइनर डिफरेंस वाला क्वेश्चन है बट इसका आंसर काफ़ी डिफरेंट है. आर यू गेटिंग दिस? तो क्वेश्चन का आंसर देते वक्त क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना. सर्कल के एक पॉइंट पर टेंजेंट की बात की जा रही है कि पूरे सर्कल पर नंबर ऑफ टेंजेंट्स की बात की जा रही है, उससे आपका आंसर बनेगा. इज दैट क्लियर टू ऑल? हम सीकेंट से भी एक केस बना सकते हैं कि सीकेंट जब दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम नियर अबाउट लाते रहें, है ना, थोड़ा नियर अबाउट लाते रहें और लाते लाते अगर किसी समय ये दोनों पॉइंट्स क्या कर जाएं, कोइंसाइड, एट दैट टाइम सीकेंट विल बी ट्रीटेड एज टेंजेंट टू द सर्कल. ठीक है, जब सीकेंट सर्कल के जिन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है वो दोनों पॉइंट्स आपस में मिलते जाएं और एक टाइम ऐसा है जब दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएं, कोइंसाइड कर जाएं, तब सीकेंट को हम सर्कल का टेंजेंट कह सकते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल? कोई डाउट इस बात पर? ओके, नाउ टेंजेंट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको हमें
याद रखना होगा। और इन्फॉर्मेशन क्या कहूँ, थ्योरम कहूँगा। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। वो थ्योरम क्या है, लेट्स सी। द थ्योरम इज a tangent to a circle at one point is always perpendicular to radius through point of contact। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका यूज़ कई क्वेश्चंस में हमने किया है। मैं इसका मीनिंग आपको क्लियर कर देता हूँ। सर्कल पर जब भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें मिलेगा, बिकॉज इट इज ए टेंजेंट, राइट। दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेंजेंट। नाउ इट इज व्हाट सेइंग अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट वन पॉइंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये जो टेंजेंट होगा ये परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, रेडियस के साथ। और वो रेडियस कहाँ से पास कर रही होगी, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, इससे पास करने वाली रेडियस तो यही बन सकती है, या मल्टीपल रेडियस आर पॉसिबल? नहीं, क्योंकि सर्कल की किसी एक पॉइंट से केवल एक ही रेडियस बन सकती है। दैट्स वाई इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनने वाली केवल यही रेडियस है। तो अगर मैं इस पॉइंट को O मानता हूँ, इस पॉइंट को A मानता हूँ, टेंजेंट को मान लेता हूँ XY। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट OA इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू XY। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्कल एंड टेंजेंट। इज द क्लियर? ये इंफॉर्मेशन याद भी होनी चाहिए और इस थ्योरम को प्रूफ करना भी आना चाहिए। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना BPT है ना, चैप्टर 6 का। तो आई होप कि आपको ये थ्योरम प्रूफ करना आता होगा। फिर भी मैं एक बार वर्बली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस थ्योरम को हमने प्रूफ करने के लिए क्या किया था, हमने माना था कि लेट देयर इज अ पॉइंट M ऑन लाइन XY एक्सेप्ट A, ठीक है। लेट जॉइन O to M which intersect the circle at point N. So now we can see here that OM is greater than O1. क्या ये कहा जा सकता है? We also know that O1 is equals to OA because they are radii of circle. That means OM is greater than OA also. Can I say that? So it means between OM and OA, which one is shorter? OA is shorter, है ना। OA line segment is shorter than OM. Similarly, if I take any point on this tangent except what A के अलावा मैं कोई भी पॉइंट ले लूँगा तो the distance of that point from center will be more than the OA. Can I say that? Okay, and that's why I can say that OA has the shortest distance between the center and the line. And we already know that the shortest distance possible between a line and a point is always perpendicular to the line. That's why we are saying that the distance OA is perpendicular to XY. It is the proper way to prove this theorem. I think आपको रिकॉल हो गया होगा कि हमने कैसे प्रूफ किया था। Is it clear to all? तो इस थ्योरम का यूज़ भी करना आना चाहिए और इस थ्योरम को प्रूफ करना भी आना चाहिए। यूज़ करने की अगर बात करें तो किस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम यूज़ कर पाएंगे, जैसे सपोज करो आपको एक क्वेश्चन यहाँ मैं आपके सामने रखता हूँ। लेट सपोज सेंटर O से 25 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है P से एक टेंजेंट बनाई जाती है जो सर्कल को T पर टच करती है और इसकी लेंथ बता दी जाती है आपको 24 सेंटीमीटर और आपसे कहा जाता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आपसे क्या फाइंड करने को कहा जा रहा है यहाँ पर, OT फाइंड करने को जा रहा है बेसिकली। सो कैन वी फाइंड OT हियर? लेकिन OT फाइंड करने के लिए द प्रीवियस थ्योरम को ही यूज़ करना पड़ेगा। उसके बिना कर सकता है कोई आप में से? नहीं कर सकते, बिल्कुल रीजनेबल है ना। तो हमें प्रीवियस थ्योरम को समझ करके यहाँ अप्लाई करना होगा। तो हम अप्लाई कैसे करें? वी आर ऑब्जर्विंग दैट PT इज द टेंजेंट एट द पॉइंट T and TO is the radius through point of contact. So what can we say about the PT and TO? These are perpendicular to each other. When two lines are perpendicular to each other, that means the angle between them is always equal to 90 degree. So that means this angle is equals to what? 90 degree. ये angle अगर 90 degree है, that means it is a what? Right angle triangle in which two sides are given. So when two sides are given, we can easily find the third side by using what? PGT.
So by PGT we can easily find OT. So you can see that कि इस क्वेश्चन में हमें OT केवल तभी फाइंड कर पाएंगे हम जब हमारे पास प्रीवियस थ्योरम की नॉलेज होगी. बिना प्रीवियस थ्योरम को यूज़ किए हम OT फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो दैट मीन्स हमें थ्योरम को यूज़ करना आना चाहिए. इज दैट क्लियर टू ऑल? कभी भी आप सर्कल पर एक टेंजेंट बनाओगे और उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जब रेडियस पास होगी तो सबसे पहले जो आपको करना चाहिए फर्स्ट वर्क वो यही होता है कि आपको उस रेडियस और उस टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बताना चाहिए, 90 डिग्री. वो चाहे यूज़ आए या ना आए लेकिन एंगल कितना बताना चाहिए, 90 डिग्री. इज दैट क्लियर टू ऑल? कोई डाउट इसमें? आर यू श्योर? चलिए, तो इस तरह से आप फर्स्ट थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस की थी. आगे बढ़ते हैं. आगे हम बात करेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट्स पॉसिबल फॉर अ सर्कल इन डिफरेंट सिचुएशन. फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं कि सर्कल के अंदर एक पॉइंट हो तो यहाँ से पास करने वाली कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल है, 0. क्योंकि एक भी ऐसी लाइन हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे इस पॉइंट से पास करती हुई जो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, 1 पॉइंट पे. हमेशा कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट पर. दैट्स वाई सभी क्या कहलाएंगी, सीकेंड. नो वन विल बी टेंजेंट. आर यू श्योर अबाउट इट? सर्कल पर अगर कोई पॉइंट हो तो वहां से पास करने वाली कितनी टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं, ओनली 1. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. सर्कल के बाहर अगर एक पॉइंट हो तो वहां से पास करने वाली कितनी टेंजेंट्स बनाई जा सकती है, तो 2 टेंजेंट्स आर पॉसिबल. ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल. आर यू गेटिंग दिस? यहां एक डाउट क्रिएट होता है कि अगर ये 2 टेंजेंट्स बनेंगी तो इन टेंजेंट्स की लेंथ को क्या बताया जाए, हम लेंथ किससे बताएंगे. तो देखो, जब भी किसी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, मान लेते हैं यहाँ टी पॉइंट है जो पी और क्यू पर टच करता है सर्कल को, है ना. तो जब भी किसी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो टेंजेंट की लेंथ हमेशा एक्सटीरियर पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक ही बताई जाती है. ठीक है. आगे आप इस पार्ट को चाहे कितना ही बड़ा करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो लेंथ बताई जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक बताई जाएगी, एक्सटीरियर पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक बताई जाएगी. तो इस तरह से इस टेंजेंट की लेंथ को क्या बताएंगे, टीपी, और इस टेंजेंट की लेंथ को बताएंगे टीक्यू. तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि एक टेंजेंट की लेंथ क्या बताई जाती है. ठीक है. तो जब भी किसी एक्सटीरियर पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक की लेंथ को ही आप क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहेंगे. दूसरा क्वेश्चन रेज होता है कि ये जो 2 टेंजेंट हमने बनाई है इन दोनों की लेंथ में कोई रिलेशन है क्या, या इनमें से कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी होगी. तो देयर इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरम अगेन, दैट इज व्हाट, इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल देन देयर लेंथ विल ऑलवेज बी इक्वल. उनकी लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी. ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है और जिसे आपको प्रूफ करना आना चाहिए. तो मैं क्या कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुने आप. लेट्स सपोज दिस इज अ पॉइंट टी, एक्सटीरियर पॉइंट. यहाँ से 2 टेंजेंट बन रही है, टी पी एंड टी क्यू, और हमें क्या प्रूफ करना है, दैट टी पी एंड टी क्यू आर इक्वल. ठीक है, ये थ्योरम हमारे पास. इसके स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम सेंटर को दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट सेंटर को हम एक्सटीरियर पॉइंट से भी ज्वाइन कर लेते हैं. नाउ वी कैन से दैट एंगल ओ पी टी एंड एंगल ओ क्यू टू विल बी इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री. वाई? बाय द प्रीवियस थ्योरम दैट द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, 90. नाउ सी हियर, कैन आई से दैट OP is equals to OQ? Why? Can I say that OT is common to both triangle? Can I say that these 2 angles are equal? So by using RHS rule, these 2 triangles are congruent to each other. And since these 2 triangles are congruent to each other, that means by corresponding parts of congruent triangles means CPCT, we can say that TP is equals to TQ. So it's very easy to prove that tangents drawn from exterior point are always equal in length. ये बहुत easy है proof करना. Are you sure? Okay. लेकिन इसी थ्योरम से हमने कुछ और भी कंक्लूसिव पार्ट निकाले थे, जिसमें पहला पार्ट है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटीरियर पॉइंट ऑलवेज बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन करस्पॉन्डिंग टेंजेंट्स. तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल. और अगर इसे भी प्रूफ करना पड़ा तो सेम अप्रोच, सेम आरएचएस रूल से आप इन दोनों बातों को प्रूफ कर सकते हो, है ना. आरएचएस रूल से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा और सीपीसीटी से ये 2 एंगल्स आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे. एक और कंक्लूसिव पार्ट था दैट
द लाइन सेगमेंट joining सेंटर एंड द एक्सट्रीम पॉइंट ऑलवेज बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन करस्पॉन्डिंग रेड आई। दैट मीन्स ये दो एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसे भी प्रूफ करने के लिए वही आरएचएस रूल और उसी सीपीसीटी से आप कह सकते हो। थर्ड कॉन्क्लूसिव पॉइंट था कि द क्वाड्रिलेटरल मेड बाय करस्पॉन्डिंग टेंजेंट्स एंड करस्पॉन्डिंग रेडाई विल ऑलवेज बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें स्पेशल फीचर ये होता है कि उसके अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। और इस बात को प्रूफ करना इस क्वाड्रिलेटरल में बहुत ईजी है। कैसे? सो हम देख सकते हैं कि ये एंगल है 90 डिग्री और इसी के जस्ट अपोजिट एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम तो कितना हो ही जाएगा, 180। और अगर इन दो का सम 180 है तो अनदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूफ करना बहुत ईजी है, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360। तो अगर एक अपोजिट पेयर का सम 180 है तो नेक्स्ट अपोजिट पेयर का सम कितना होगा, 180 डेफिनेटली होगा। सो इस तरह से आप इस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक भी प्रूफ कर सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल? कोई डाउट इसमें? ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के अंदर। अब इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, है ना, बहुत सारे वेराइटीज़ हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़ा थ्योरेटिकल अप्रोच फॉलो करते हैं, ठीक है। अब वेराइटीज़ की मैं अगर बात करूं तो आप यहाँ कह सकते हो कि एक्सट्रीम पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है उनकी लेंथ फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको टीओ फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है, मतलब फाइंड करने के लिए कहा जाएगा और उससे रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी उसको यूज़ करना होगा। हो सकता है आपको रेडियस फाइंड करने को कहा जाए। और कुछ अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस भी हैं आपके इस एक्सरसाइज में जिनको प्रैक्टिस करके आप कमांड बना सकते हो। तो उन क्वेश्चंस में इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी है, जैसे कि कई क्वेश्चंस में हमने, अगर आपने नोटिस किया हो तो इस कॉन्क्लूसिव पार्ट का यूज़ किया हम लोगों ने। कौन से कॉन्क्लूसिव पार्ट का? दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एक्सटीरियर पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ सर्कल ऑलवेज बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन करस्पॉन्डिंग रेड आई। मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो एक क्वेश्चन ऐसा था दैट इफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल देन एंगल्स मेड बाय ऑपोजिट साइड विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना। जिसका डायग्राम हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। और अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को ABCD ले लें, इसका सेंटर O ले लें, तो इस क्वेश्चन से हमें कहना है कि इसके अपोजिट साइड्स सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। इस बात को प्रूफ करने के लिए हमने इसी कॉन्क्लूसिव पार्ट का यूज़ किया, अगर आपने नोटिस किया हो, ठीक है, आपको याद आ रहा हो कि किस तरह से हमने किया था। और एक क्वेश्चन और था इसी को यूज़ करने वाला, जैसे इफ़ xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle and here it is a line AOB and here it is a point C और यहाँ से एक ऐसी टेंजेंट जा रही है, इसको 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए कहा गया। इसमें भी हमने इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है, अगर आपने नोटिस किया हो, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम के कॉन्क्लूसिव पार्ट को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल की जो साइड्स हैं वो सर्कल को टच करती हैं। तो ये प्रूफ करना था कि अपोजिट साइड का सम हमेशा आपस में इक्वल होगा। मतलब क्या प्रूफ करना है, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू BC प्लस AD। और आपको याद हो तो हमने इसको कैसे किया था, हमने माना था कि एक एक्सट्रीम पॉइंट है तो इससे दो टेंजेंट बन रही है, कौन कौन सी, AP और AS। सो AP इज इक्वल्स टू AS। सेकेंड, B से दो टेंजेंट बन रही है, BP इज इक्वल्स टू BQ। फिर C से दो टेंजेंट बन रही है, CR इक्वल्स टू CQ, तो CR इक्वल्स टू CQ। एंड आफ्टर दैट D से दो टेंजेंट बन रही है, DR इक्वल्स टू DS। इन सबको ऐड करके हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और था, इफ अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल देन प्रूव दैट इट विल बी ए
रोम्बस, वो क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है और सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और इससे इस स्टेप का यूज़ करके हम यहाँ तक ले आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। दैट मीन्स ए बी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, सी डी। तो मैं सी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। बी सी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ए डी। तो मैं ए डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी सी लिख सकता हूँ। ऐसे में इसका रिजल्ट क्या बनेगा, 2AB इज इक्वल्स टू 2BC। और ऐसे में 2 से 2 रिड्यूस हुआ तो AB इक्वल्स टू क्या आ गया, BC आ गया। और इससे हम ये कह पाएंगे कि चारों साइड्स आपस में इक्वल है एंड दैट्स व्हाई इट इज़ ए रोम्बस। तो ये कुछ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आपकी बुक में है। एक क्वेश्चन और है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसको हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है, इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू अ सर्कल देन प्रूव दैट परपेंडिकुलर थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। क्या कहा मैंने, इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू अ सर्कल देन प्रूव दैट परपेंडिकुलर थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। हमें प्रूफ करना है कि किससे पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ किया। हमने कहा कि हम मानेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर है ये सेंटर से पास नहीं करेगा, बेसिकली ये किसी और पॉइंट से पास करेगा जिसका नाम हम दे देते हैं P। लेट दिस इज M एंड दिस इज XY। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि PMY इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री। ये हमारा अजम्पशन था, ठीक है। नाउ सिंस M इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, तो हम ये भी जानते हैं कि OMY भी कितना होगा, 90 डिग्री बाय द थ्योरम। सो दैट्स व्हाई वी राइट OMY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस OMY को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, OMP प्लस एंगल PMY दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्योंकि ऑलरेडी PMY को हम क्या कह चुके हैं, 90 डिग्री। सो उसे 90 डिग्री प्लेस करने के बाद ये स्टेटमेंट बनता है जहाँ से हम 90 से 90 को रिड्यूस कर देते हैं और OMP कितना आ जाता है, 0 डिग्री, जो कि फिगर को देखते हुए इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि फिगर में हमें इन दोनों लेंस के बीच में थोड़ा बहुत तो एंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, 0 डिग्री तो नहीं कह सकते। तो हम कहते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने अजम्पशन ही गलत लिया था। हमारा अजम्पशन था कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास करने वाला जो परपेंडिकुलर होगा वो सेंटर से नहीं किसी और पॉइंट से पास करेगा। अगर ये बात गलत है तो फिर सही बात क्या होगी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास करने वाला जो परपेंडिकुलर होगा वो किससे पास करेगा, सेंटर से ही पास करेगा। सो दिस इज द अप्रोच टू प्रूफ दिस क्वेश्चन। देयर वाज अनदर क्वेश्चन, एक टिपिकल क्वेश्चन है कैलकुलेटिव क्वेश्चन से, जो मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा था। इसमें ये 6 है, इसमें ये 8 है, ये A है, ये B है और ये C है। दिस इज़ द सेंटर और हमसे कहा गया है कि AB और AC की लेंथ बताओ, ऐसा बोला गया है ना। और साथ ही रेडियस बताई गई है 4, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, AB और AC। हमने ये देखा कि B एक एक्सट्रीम पॉइंट की तरह ट्रीट हो रहा है जिससे कि दो टेंजेंट बन रही है। मैं इस पॉइंट को P मान लेता हूँ, इस पॉइंट को Q मान लेता हूँ और इस पॉइंट को R मान लेते हैं। तो यहाँ से दो टेंजेंट क्या बन रही है, BR एंड BP। तो ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो इसका मतलब इसका मेजरमेंट भी कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। C से भी दो टेंजेंट बन रही है, CR और CQ, इन दोनों का मेजरमेंट भी सेम होना चाहिए। तो डेट मीन्स इट मस्ट बी व्हाट, 8 सेंटीमीटर। आर यू श्योर? और AP और AQ भी दोनों इक्वल होनी चाहिए, लेकिन इनके मेजरमेंट है नहीं, तो हम दोनों को क्या मान लेते हैं, X सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? नाउ अगर मुझे AB और AC चाहिए तो मैं फाइंड कर सकता हूं अगर मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाए, X की वैल्यू। मतलब एम रह गया आप क्या, X की वैल्यू फाइंड करना। ये X की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने कैसे किया था, मैं आपको याद दिला दूं। हमने सबसे पहले क्या किया था, इस ABC ट्राइंगल में हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हुए एरिया फाइंड किया था, जो कि X की टर्म में आया था। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ फॉर्मूला दैट एरिया इज इक्वल्स टू रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, वेयर S डिनोट द सेमी पेरीमीटर that is equals to A plus B plus C upon 2, और A, B and C are the sides of the triangle. Are you getting this? तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हुए हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया था, किसका, ABC का। इसी ट्राइंगल ABC का एरिया फिर हमने पार्टीशन करके फाइंड किया था। हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ पार्टीशंस किए। एक किया AOB, दूसरा किया BOC और एक किया AOC।
अगर मैं इन तीनों ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दूं तो मेरे पास किस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ABC का एरिया आ जाएगा। तो हमने इन तीनों पार्ट का एरिया फाइंड किया था, लेकिन ये एरिया हमने फाइंड किया था बाय द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज कॉल्ड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रेडियस कितनी थी 4 सेंटीमीटर, और वी नो दैट कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो रेडियस पास करती है वो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाती है। तो ये जो लाइन है वो काम कर रही थी किसका, हाइट का, और ए बी काम करेगा किसका, बेस का। तो हमारे पास बेस x की टर्म में है और हाइट हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा करके इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ x। आएगा x की टर्म में, कोई डाउट नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं। इसी तरह से इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, बट इसमें कोई भी x का टर्म नहीं था, तो इसका ट्राइंगल का एरिया बिल्कुल न्यूमेरिकली निकला, और इस ट्राइंगल का एरिया भी किसके टर्म में निकला, x की टर्म में निकला। इन तीनों ट्राइंगल का एरिया हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इससे हमारे पास किस ट्राइंगल का एरिया आ गया, ABC का आ गया। और थोड़ी देर पहले हमने हीरोन्स फॉर्मूला से भी इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाला था। अब मैथमेटिक्स कहता है कि आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया चाहे किसी भी मेथड से निकालो, सेम ही आंसर आना चाहिए। तो पहले आए x के आंसर को, यानी कि एरिया के आंसर को हमने रिसेंटली आए एरिया से कंपेयर करने के लिए दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। और इक्वल करने के बाद कैलकुलेशन की प्रोसेस फॉलो की, और एम क्या था कि यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड करने पर, मतलब x की वैल्यू निकाली गई, x की एक वैल्यू मिलेगी, उससे हम क्या फाइंड कर पाएंगे, AB और AC फाइंड करेंगे। सो मैंने एक्चुअली आपको कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बताते हुए एल्गोरिथम बताया कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। देयर इज अ क्वेश्चन इन विच TP is the tangent to the circle and PQ is a chord having length equals to 8 centimeter. The radius of circle is 5 centimeter. Okay, and question is asking us to find the length of TP. यही क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, सो सी हियर, हमें फाइंड करना है TP। देखो यहाँ पर TP फाइंड करना है, और इसके दो मेथड हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट होगा बाय यूजिंग द PGT और एक कॉन्सेप्ट होगा बाय यूजिंग द सिमिलरिटी। आई थिंक सिमिलरिटी को कैसे यूज़ करेंगे इसको समझते हैं अपन यहाँ पर। सबसे पहले तो हमारा एम होगा कि हम ये जो पॉइंट M है, इस पॉइंट M को PQ का मिड पॉइंट डिक्लेयर करें, ठीक है। दूसरा एम होगा कि हम PMO का एंगल कितना बताएं, 90 डिग्री। ये दोनों को बताने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करना होगा, और कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि एक्सटीरियर पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाली लाइन करस्पॉन्डिंग रेडियस को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है, ये दोनों रेडियस आपस में इक्वल है। दिस साइड इज कॉमन टू बोथ ट्राइंगल, दैट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। बाय CPCT वी कैन से दैट PM इज इक्वल्स टू MQ एंड एंगल PMO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से हम M को PQ का मिड पॉइंट और PMO को 90 डिग्री बताएंगे, ठीक है। तो कैसे किया, समझ में आ रहा है सभी को। ये करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि PMO कौन सा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी दो साइड हमें पता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल हो और जिसकी दो साइड पता हो, तो हमें इच्छा हो जाती है कि थर्ड साइड फाइंड कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस है। तो थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, PGT। तो हमारे पास ये साइड आ जाती है कितनी, 3 सेंटीमीटर, बिकॉज PM कितना बन जाएगा, 4 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ द 8 दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड हमारे पास आ गई। डू यू एग्री विद इट, ठीक है। नेक्स्ट इसी के एडजेसेंट में एक ट्राइंगल बनाया गया है, दैट इज व्हाट, TPM। नजर आ रहा है आपको। TPM में भी ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। और इसकी भी एक साइड पता है, कौन सी, PM, ठीक है। तो दो ट्राइंगल्स एडजेसेंट हैं, और दोनों में एक ट्राइंगल में तीनों साइड्स हमें पता है और एक ट्राइंगल की साइड हमें पता करनी है। तो सिमिलरिटी का एक यूज़ यहाँ कर सकते हैं ताकि हम अननोन साइड को फाइंड आउट कर सकें। इसके लिए हमें इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे पास रूल्स हैं। क्या क्या रूल्स हैं, या तो है AA रूल, या फिर है SAS रूल, या फिर है SSS रूल। लेकिन SSS रूल काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज हमें तो साइड फाइंड करनी है, ठीक है। SAS रूल भी यहाँ पर हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि नेक्स्ट ट्राइंगल की दो साइड हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो SAS रूल भी काम नहीं कर सकता। तो वन एंड ओनली चांस किसका बनता है, AA रूल का।
अब ए रूल के लिए सपोर्टिव मटेरियल क्या है कि ये दोनों एंगल ही कितने हैं 90-90, तो ए रूल में एक एंगल तो इक्वल आ गया, बचा एक एंगल। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लिया, थीटा। इस ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है तो ये पार्ट कितना बनेगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने एक थ्योरम पढ़ी है, द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस हिसाब से ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसका ये वाला पार्ट जो 90 डिग्री माइनस थीटा के अलावा है वो पार्ट कितना बन जाएगा थीटा। आर यू श्योर? 90 डिग्री के अगर दो पार्ट करें जिसमें एक थीटा है तो दूसरा क्या बनता है 90 डिग्री माइनस थीटा, या एक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो दूसरा क्या बनेगा थीटा। तो ये पार्ट कितना बन गया थीटा। व्हाट कैन बी ऑब्जर्व इन दिस टू ट्राइंगल्स, कि इसमें दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। ये थीटा होने पर ये थीटा आ गया और इसके 90 होने पर ये 90 आ गया। दैट मीन्स यहाँ पर इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं कौन सा ए रूल। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय यूजिंग द ए रूल। अगर इसकी नेमिंग करें तो नेमिंग क्या बनेगी, देखो टी पी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल, एम के करस्पॉन्डिंग एम ही आएगा। थीटा किस पर बना था पी पर, यहाँ थीटा कहाँ बन रहा है ओ पर, तो ओ यहाँ लिख देंगे। और नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास पी। इज इट क्लियर? तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या गए सिमिलर। सिमिलरिटी से हम इनके बीच में रिलेशन लिख सकते हैं दैट टी पी अपॉन पी ओ इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन ओ एम इज इक्वल्स टू टी एम अपॉन पी एम। कैन आई से दिस? नाउ टी पी पता है या फाइंड करना है, फाइंड करना है। पी ओ पता है कि फाइंड करना है, पता है। टी एम पता है या फाइंड करना है, पता है। ओ एम पता है। टी एम नहीं पता, नहीं फाइंड करना है। और पी एम पता है, दैट इज़ व्हाट निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसे पता करने के लिए ज़्यादा बेस्ट है कि हम इन दोनों का यूज़ कर लें। तो टी पी की जगह x मान लेते हैं, पी ओ की जगह 4 नहीं सॉरी पी ओ की जगह 5 इक्वल्स टू पी एम की जगह 4 और ओ एम की जगह 3। सो x बिकम इक्वल्स टू 20/3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने टी पी की लेंथ फाइंड आउट की है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 20/3 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? कोई डाउट? तो ये एक तरीका है जो कि सिमिलरिटी से हमने किया। इसी के अगेंस्ट में एक तरीका और है, दैट इज बाय यूजिंग द पीजीटी। पीजीटी कैसे यूज़ करेंगे उसको समझते हैं। पीजीटी यूज़ करने के लिए भी आपको कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ करना ही पड़ेगा, इस एंगल को 90 डिग्री लाना ही पड़ेगा, ये बात आप समझ लें, है ना। उतना पार्ट तो कॉमन है दोनों में। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में हमारे पास अगर बात करें तो तीनों साइड्स हैं इस ट्राइंगल में, तो और इस ट्राइंगल में देखा जाए तो दो साइड्स पता नहीं है ना। तो हम थोड़ी देर के लिए इस साइड को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x। तो टेल मी, एक तो ट्राइंगल है TPO, नजर आ रहा है TPO, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। क्या ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है? क्यों? क्योंकि इसमें ये एंगल कितना है, इस 90 डिग्री से मैं इसमें पीजीटी अप्लाई कर सकता हूँ क्या? और पीजीटी अप्लाई करके क्या लिख सकता हूँ, TP स्क्वायर इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर इज इक्वल्स टू TO स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। तो TP स्क्वायर प्लस PO कितना है 5, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 25। TO को क्या लिख दूँ x प्लस 3, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ऐसे में TP स्क्वायर कितना बन जाएगा, TP स्क्वायर विल बिकम इक्वल्स टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ TP और कौन से राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, TPM का भी है, देख रहे हो आप, TPM का भी है। तो इन ट्राइंगल TPM में पीजीटी अप्लाई करके क्या लिख सकते हैं अपन, TP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM स्क्वायर प्लस TM स्क्वायर, राइट। तो TP स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, PM की जगह क्या लिख दूँ 4 स्क्वायर और TM की जगह क्या लिख दूँ x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में भी किसकी वैल्यू आ रही है, TP स्क्वायर की। इक्वेशन सेकंड से भी किसकी वैल्यू आ रही है, TP स्क्वायर की। क्या ये दोनों RHS भी इक्वल होने चाहिए? तो इन दोनों RHS को इक्वल रख के हमारे पास किस में इक्वेशन आ जाएगी, x की टर्म में, और वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। अगर आपके पास x की वैल्यू आ जाती है
आफ्टर दैट क्या आप टी पी फाइंड कर पाओगे? कैसे? पीजीटी नहीं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट करके टीपी मिल जाएगा ना किसी भी इक्वेशन में। और सबसे सिंपल है सेकंड इक्वेशन, इसमें एक्स की वैल्यू पुट करके आप क्या निकाल लो? टीपी निकाल लो। तो ये एक तरीका हो सकता है टू यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इट्स योर चॉइस, आप पीजीटी भी अप्लाई कर सकते हो और सिमिलरिटी भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी चॉइस है। कौन सा वाला? ये वाला भाई ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया? ये दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे बिकॉज हमने पढ़ा है कि एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट को सेंटर को मिलाने वाली लाइन करस्पॉन्डिंग रेडियाई के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए? इक्वल। ये दोनों साइड आपस में क्या हो गई? इक्वल। वाई? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल एंड दिस पार्ट इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल। तो कौन सा रूल लगा? ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। और ये दोनों एंगल्स एक्चुअली क्या है? लीनियर पेयर एंगल्स। तो जब दो लीनियर पेयर एंगल्स इक्वल होते हैं तो हर एक का मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री होता है। दैट्स वाई ये 90 डिग्री आया। TP and TQ are two tangents drawn to a circle having center O and T is the exterior point. Prove that angle TPQ is equals to 2 angle OPQ. okay PTQ is equals to twice of angle OPQ। यानी कि अगर ये x है तो इसे क्या प्रूफ करना है? 2x। इसे क्लियर? यही प्रूफ करना है ना भाई। ये रिलेशन प्रूफ करना कि एंगल PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसे x लेने पर ये कितना आ जाना चाहिए हमारे पास? 2x आ जाना चाहिए। इतना सा एम अपना। तो मैंने मान लिया, इसको कितना मान लिया? x मान लिया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। इसको x माना तो मैं नोटिस करता हूँ कि ये एंगल कितना होगा? फाई बाय द थ्योरम, है ना। द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस हिसाब से ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस एक्स। आर यू श्योर? 90 डिग्री माइनस एक्स। ओके, नाउ ये एंगल 90 डिग्री माइनस एक्स है। हम ऑब्जर्व करते हैं कि TPQ अपने आप में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। मतलब इस एंगल को भी क्या कह सकता हूँ? तो इस ट्राइंगल में ये दो एंगल्स हमारे पास आ गए। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड करेंगे और सरप्राइजिंगली हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 2x। और जैसे ये 2x आएगा we can easily declare that it means angle PTQ is equals to twice of angle OPQ।